नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई जन सुनवाई में पाटन क्षेत्र से आए एक व्यक्ति ने नक्शा बटांग के प्रकरण में हो रही लेट लतीफी की शिकायत दी। वहीं गढ़ा क्षेत्र से आए कुछ परिवारों ने भी मकान खाली कराने दबंगों द्वारा दिए जा रहे दबाव की शिकायत देकर मदद की गुहार लगाई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में गढ़ा चौहानी क्षेत्र से आए लोगों ने बताया कि क्षेत्र में कुछ लोग उन पर मकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ सरदार हैं जिनका गिरोह है 10-12 लोगों का। ये आके परेशान करते हैं। घर में जब मर्द नहीं होते हैं तो औरतों को आके बोलते हैं आप घर खाली करें, ये हमारी ज़मीन है, जबकि हम वहाँ 50 साल से रह रहे हैं। हमारे पास पूरा वहाँ का ब्यौरा है, हम जब से वहाँ पे रह रहे हैं। पर वो व्यक्ति जो है वो आके बोलते हैं हमारे पास ये कागज़ हैं, वो कागज़ हैं, ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है, आप खाली करो, घर खाली करो। ये सारी धमकियाँ देते हैं, लेडीज़ों को आके धमकाते हैं और ये एक बार नहीं वो कई बार कर चुके हैं। उसी को लेके हम आज यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं माननीय कलेक्टर महोदय जी को। पाटन क्षेत्र के त्रिलोकनाथ ने बताया कि नक्शा बटांग के प्रकरण में हो रही देरी से संबंधित शिकायत देकर जल्द से जल्द प्रकरण का निराकरण कराने की मांग की गई है। मैं नक्शा बटांग के लिए आया हूँ। मैंने लोक सेवा के माध्यम से तहसीलदार 2 पाटन को आवेदन दिया था। करीब 7-8 माह से मेरा प्रकरण लंबित है। बड़ी मुश्किल से पटवारी जी और आरआई मैडम से बोलकर पटवारी साहब ने तो अपनी रिपोर्ट लगा दी है, किंतु तहसीलदार 2 के स्तर पर मेरा प्रकरण लंबित है। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में शिकायत लेकर आवेदक पहुंचे। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के शक्ति भवन स्थित मुख्यालय में निधि आपके द्वार का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों के उच्च वेतन पर पेंशन आदेश वितरित किए गए। इस अवसर पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने बताया कि भविष्य निधि से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए विभागीय अधिकारी कर्मचारी तत्पर रहते हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय द्वारा शक्ति भवन स्थित बिजली मुख्यालय में निधि आपके द्वार का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च वेतन पर पेंशन का पहला पीपीओ सौंपा गया। साथ ही क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए पात्र पेंशनरों को आश्वस्त किया कि कार्यालय द्वारा ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जा रहा है। इसके बाद भी किसी को कोई समस्या हो तो वो कार्यालय में संपर्क कर सकता है। भविष्य निधि के क्षेत्रीय आयुक्त राकेश सहरावत ने यह भी कहा कि उनके द्वारा माह की 27 तारीख को निधि आपके निकट शिविर आयोजित किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हर माह की 27 तारीख को सभी जिलों में निधि आपके निकट संबंधी कैंप आयोजित करता है। इन कैंप्स के माध्यम से हमारा उद्देश्य रहता है कि कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों और पेंशनर्स या फिर किसी नियोक्ता का अगर कोई भी मामला है जो पिछले काफ़ी समय से रुका हुआ है या उसमें कोई दिक्कत आ रही है या उनको कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो ऐसे मामलों को उसमें उठाया जाता है और उनके ग्रीवांसेस को ऑन स्पॉट रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। आज हमने निधि आपके निकट कैंप जो कि शक्ति भवन में मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के कार्यालय में आयोजित किया था। उसमें हमने एक नई शुरुआत की है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उच्च वेतन पर पेंशन संबंधी मामले पिछले काफ़ी समय से इस कार्यालय में प्रोसेस किए जा रहे थे। और आज हमने इंडियन कॉफ़ी हाउस के एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को उनके मैनेजर के माध्यम से रिवाइज पीपीओ हैंडओवर किया है। और इस तरह के जितने भी मामले हमारे कार्यालय में उन सब पे हम बहुत शीघ्रता से कार्य कर रहे हैं और उनको प्राथमिकता से निपटाएंगे। इस अवसर में मैं सभी नियोक्ताओं से निवेदन करूंगा कि उनके यहाँ पर उच्च वेतन पर पेंशन संबंधी जो भी रिक्वेस्ट उनके पेंशनर्स और एम्प्लॉय से आई है उनको अतिशीघ्र इस कार्यालय को भेज दें, क्योंकि इसकी समय सीमा जो है समाप्त होने वाली है, ताकि उन लोगों को समय पर रिवाइज पीपीओ मिल सके। मैं एक अपील और सभी नियोक्ताओं से करना चाहूँगा कि हमने ये देखा है कि हमारे कार्यालय में नियोक्ताओं के ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। वो ईमेल या मोबाइल नंबर उनके द्वारा किसी कंसल्टेंट एजेंसी या किसी व्यक्ति के हैं, जो कि सही बात नहीं है। सभी नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ता का ही ईमेल और मोबाइल नंबर हमारे डाटाबेस में रजिस्टर्ड हो। इस बारे में हम शीघ्र ही सभी
नियोक्ताओं से संपर्क स्थापित करेंगे। माणोताल क्षेत्र में स्थित एक ट्रांसफार्मर के गोदाम में अचानक आग लगने की घटना से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी विकराल हो गई कि फायर ब्रिगेड की भी लगभग 5-6 गाड़ियों की मदद लेनी पड़ी। घटना आरटीओ के आगे की है। इस घटना से क्षेत्रवासी दहशत में हैं। अग्नि हादसे का ये नज़ारा माणोताल थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल हवेली रेस्टोरेंट के पास का है। बताया जा रहा है यहाँ पर ट्रांसफार्मर बनाने और सुधार का काम होता है। एक गोदाम भी यहीं पर बना है जिसमें मंगलवार की रात को अचानक धमाके के साथ आग लग गई। इस अग्नि हादसे की खबर लगते ही लोग दहशत में आ गए और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने आग बुझाने की कवायद शुरू की। इधर तक भपका मारत आ जाओ, एकदम से निकला था ना, इधर तक भपका मार रही है। हो सही में टीना डेस कैसे लाल हो गए बिल्कुल। ये एक पाटन बाईपास के पास एक निजी गोदाम के अंदर कुछ एमपीवी के ट्रांसफार्मर रखे हुए थे सुधार कार्य के लिए। उस गोदाम में आग लगी है ना, और आग लगने के बाद पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड कमला उसको आग में काबू पाने का प्रयास कर रहा है। मौके में अभी कार्रवाई चल रही है। आग के विकराल रूप को देखकर कॉलोनी वासी दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। उनका कहना था कि फायर ब्रिगेड के वाहन देर से आए। 1.5 घंटे से आग लगी हुई है। फोन लगाने के बाद भी अभी तक नहीं आए। क्या करें हम लोग, अपने घर में सुरक्षित रहें या ना रहें? आप बताइए इस बात को। क्या है वहाँ पर? वहाँ पर ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री है, आग लग चुकी है उसमें, 1.5 घंटे से लगी हुई है और वहाँ अभी तक कोई नहीं आया। और अभी आई है गाड़ी पीछे। कितने घर बने हैं? वहाँ पे घर 4-5 घर हैं। हम लोग अपना घर छोड़ के यहाँ खड़े। फायर ब्रिगेड पीछे से आई है, अभी आगे से नहीं आई है। आगे से हमारा घर तो पूरा खराब हो जाएगा, उसके जवाबदार कौन होगा? आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चल सकी है। कृषि विश्वविद्यालय में घंटी बजाकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में धांधली हो रही है, जिनकी जांच कराया जाना छात्रों के हित में जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के सदस्यों द्वारा कृषि विश्वविद्यालय में घंटी बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र संगठन ने नियुक्तियों एवं विभागीय प्रभार वितरित करने के कामों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। वो उनको यहाँ से सैलरी का भुगतान किया जा रहा है। लोकायुक्त में अगर FIR दर्ज हो गई है तो तत्काल विश्वविद्यालय के व्यक्ति को, सर आप भी सुनिए, किसी प्राइवेट कोई ऐसा एक जैसे मान लीजिए एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे, हम घंटा बजाएं और कुलपति जी को उठाएं, नींद से उठाएं। और जिस तरीके से यहाँ पर पैसों की बंटवारी हो रही है, नैक के इतने लाखों करोड़ों रुपए बांटा जा रहा है, यहाँ पर कमीशन की एक कुलपति जी कमीशन की सरकार मतलब चला रहे हैं। इसी सब मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर अपना ज्ञापन दिए और हम प्रभारी कुल सचिव सवैया साहब को ज्ञापन दिया और 48 घंटे की चेतावनी दी है। यदि उन्होंने हमारी मांग नहीं पूरी करी तो हम यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और हम अपनी मांग को मना के रहेंगे। विरोध प्रदर्शन के चलते कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने देर तक हंगामा मचा रहा। भगवान को प्राप्त करने का सरल मार्ग है भक्ति और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से मन में भक्ति भाव जागृत होता है। ये अमृतमय वाणी मेडिकल कॉलेज के पास स्थित निराश्रित वृद्धाश्रम में प्रवाहित हुई, जहां इन दिनों कथा व्यास सुरेंद्र कृष्ण शास्त्री श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह वहां पर मेडिकल कॉलेज के पास शास्त्री नगर में स्थित निराश्रित वृद्ध आश्रम इन दिनों वृंदावन धाम बना हुआ है। यहाँ श्रमजीवी पत्रकार परिषद के युवा प्रकोष्ठ द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।
वृद्धाश्रम के बुजुर्ग यजमान बनकर भागवत कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। आयोजन के प्रथम दिवस कथा व्यास पंडित सुरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भक्ति का महत्व बताते हुए कहा कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से भक्ति भाव जागृत होता है। जो भागवत कथा है ब्राह्मण लोग अपने कल्याण के लिए, मतलब धन प्राप्ति के लिए गली गली जाके घर घर जाके भागवत कथा करने लगे, गेहे गेहे जाने लगे। और जब ये होने लगेगा तब करिता कर लोभे न कथा सारस ततो गतः, तब उस कथा का जो सार है वो सार समाप्त हो जाएगा। तो भागवत कथा कैसी होनी चाहिए? जहाँ किसी भी प्रकार का लोभ ना हो, लालच ना हो, वक्ता भी निस्वार्थ होना चाहिए और श्रोता भी निस्वार्थ होना चाहिए। अगर वक्ता निस्वार्थ है तो कथा को सुनाकर आपको भक्ति रस में डुबो देगा, और श्रोता निस्वार्थ है तो धुंधकारी के जैसे कथा श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त करेगा। ये दोनों बातें हैं। वृद्धाश्रम के सदस्य बुजुर्गगण संगीतमय भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। पूरा परिसर भगवान की महिमा गान से गुंजायमान है। परिषद के सदस्य इस आयोजन में सेवादारों की भूमिका में नजर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित हनुमान मंदिर में महाआरती एवं हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टेड बार एसोसिएशन के सदस्य और जिला बार के अधिवक्तागण शामिल हुए। अधिवक्ताओं ने बताया कि कलेक्ट्रेट में स्थित सिद्ध हनुमान मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है और मंगलवार के अलावा भी समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। देखिए, हमारे हनुमान जी बड़े सिद्ध हनुमान जी हैं और दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, और हनुमान जी का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो जाए तो फिर उसकी तो किस्मत ही चमक जाती है। तो ये सभी को ज्ञात है कि ये हनुमान मंदिर हमारा सिद्ध मंदिर है, इसलिए लोग आए और सबने यहाँ पूजा पाठ करके आशीर्वाद लिया है। भाजपा के शहीद अब्दुल हमीद मंडल ने पुलिस महानिरीक्षक से मांग की है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में धड़ल्ले से बिक रहे नशीले इंजेक्शनों के व्यापार पर अंकुश लगाया जाए। अवैध नशे के कारोबारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अब्दुल हमीद मंडल के सदस्यों ने पुलिस महानिरीक्षक के नाम लिखा पत्र अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बिक रहे नशे के इंजेक्शनों के कारोबार को सख्ती से बंद कराया जाए। नशे के सौदागर युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। सैकड़ों परिवार अब तक तबाह हो चुके हैं। आईजी साहब से ये निवेदन किया है कि हमारे क्षेत्रों में जो नशे का इंजेक्शन का कारोबार है उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बेचने वालों के ऊपर दंडात्मक कोई ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में वो इन सब कारोबार से दूर हो सके। ये हमारे पूर्व विधानसभा के लगभग सभी क्षेत्रों में इस समय जो है नशे के इंजेक्शन का कारोबार अपने बृहद स्तर पे चल रहा है, और हमने जो है आईजी साहब के दर पे नामजद शिकायत भी की है, और पिछली 24 तारीख को अभी 2 दिन पहले नशे के इंजेक्शन कारोबारी तौहीद अंसारी के द्वारा मुझे फ़ोन करके धमकी दी गई है कि मैं तुम्हारी हत्या भी करवा दूंगा यदि हमारे खिलाफ आवेदन देना बंद नहीं किए तो। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिकायत करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी तक मिल रही है, लेकिन संबंधित थाने के अधिकारी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नामजद शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अनपढ़ लोगों के नाम पर वाहन फाइनेंस करवाकर अन्य व्यक्तियों को बेचने वाले गिरोह के 4 सदस्य ओमती पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोपियों के कब्जे से 20 लाख कीमत के 11 बुलेट वाहन जब्त हुए हैं।
अनपढ़ लोगों को दोपहिया वाहन फाइनेंस करवाकर उसे किसी अन्य व्यक्ति को कम कीमत पर बेचे जाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। ओमती पुलिस ने हामिद अली की शिकायत पर जांच शुरू की तो इस बात का खुलासा हुआ कि आरोपी गुल्लू उर्फ गुलफाम, मोहम्मद हैदर एहफाज और फाइनेंस कंपनी के एजेंट आशुतोष झा के द्वारा अनपढ़ लोगों के दस्तावेज लेकर उनके नाम से दोपहिया वाहन फाइनेंस करवाकर कम कीमत पर अन्य व्यक्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। चारों ने हामिद अली को भी अपने जाल में फंसाया और उसे कागजात पर अंगूठा लगवाकर उसके नाम पर लोन फाइनेंस करवा लिया और दूसरे को बेच दिया। जब रिकवरी एजेंट हामिद के घर पहुंचे तब उसने थाने में शिकायत की। पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा कई लोगों को अपना शिकार बनाया गया है। काफी दिनों की मेहनत के बाद एक जो प्रमुख चोर है कृपाशंकर पाठक, ये पकड़ा गया है और जब इससे काफी पूछताछ करी गई तो इसने खुद के द्वारा 25 गाड़ी चोरी करके नरसिंहपुर जिले में बेचना बताया है। ये सिविल थाने के द्वारा 25 गाड़ियां बरामद कर ली गई और ये जो है झोला वोला टांग के और इस तरह से ही आता था कि जैसे मान लीजिए किसी काम से आया हो परिसरों में, हाईकोर्ट के बाहर या यूनिवर्सिटी के बाहर, और कई बार ये अपने साथ किसी साले को या किसी और को भी लेके आता था और इसके पास एक चाबी रहती थी। पूछताछ से बताया है कि जिन गाड़ियों का लॉक थोड़ा सा कमजोर रहता था उनको उस चाबी की मदद से खोल लेता था और चलाते हुए चले जाता था बड़े आराम से। नरसिंहपुर में भी इसका बेचने का तरीका ही बड़ा अलग था कि वहाँ ये लोगों को बोलता था कि मैं गाड़ी खरीदने बेचने का काम करता हूँ, जबलपुर से गाड़ियाँ लेकर आ रहा हूँ और गाड़ियाँ कई इसमें नई गाड़ियाँ भी हैं तो बड़े सस्ते कीमत पे इसने वहाँ पर बेच दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 लाख कीमत के 11 वाहन जब्त किए हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। अरब सागर और उड़ीसा में नए सिस्टम की वजह से जबलपुर के मौसम में भी बदलाव देखा गया और तेज हवाओं के साथ बारिश होने से फिजा में ठंडक घुल गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी 24 घंटे में भी प्रदेश के कई स्थानों में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम में हुए परिवर्तन का असर बारिश के रूप में दिखाई दिया। तेज हवाओं के बीच एकाएक हुई बारिश से मौसम ठंडा हो गया। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि उड़ीसा में बने चक्रवात और अरब सागर से आ रही नम हवाओं की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है और ये परिवर्तन 1-2 दिनों तक और देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। और मार्च की शुरुआत से ही 1 मार्च को लगभग पूरा प्रदेश ये ओलावृष्टि और साथ में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटीज से कवर होगा। लगभग प्रदेश के 46 जिलों में हमने येलो अलर्ट दिया हुआ है और ये क्रम 2 मार्च को भी जारी रहेगा। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है जो फसल वो काट चुके हैं उसको तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ले जाए, साथ में वज्रपात की घटनाओं को ध्यान दें। वहीं अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार के संकल्प के साथ उत्तर मध्य विधानसभा विकसित हो रही है। ये कहना है उत्तर मध्य के विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे का। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि ब्रिज के निर्माण से लेकर सीएम राइज स्कूल, लिंक रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उत्तर मध्य विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित कराया जाएगा और इसके लिए उनके द्वारा 5S प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार शामिल हैं। चर्चा के दौरान उन्होंने विधानसभा में कराए जा रहे और कराए जाने वाले विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारने के लिए अभी हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान सीएम राइज स्कूल की घोषणा जबलपुर को उत्तर मध्य विधानसभा को हुई है। इसी तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर हम काम कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक ओवरब्रिज जो ITI से दीनदयाल तक का ओवरब्रिज है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति देकर हम सब लोगों को ट्रैफिक मैनेजमेंट पे काम करने के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में मनमोहन नगर अस्पताल हो और अन्य प्रकार से स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में विकास के काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सड़क, पानी, बिजली, इन सारे विकास के काम कर रहे हैं। लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से अभी प्रथम फेज में हम विकास के विभिन्न सभी वार्डों के अंदर रोड, सड़क, पानी, बिजली के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।